तो चलिए चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम की ओर और मिलते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तारे से। लाइट जल रही है आपकी। सन, सूर्य। सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा, सबसे चमकीला, सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला तारा है। यह एक सेल्फ इल्यूमिनेटिंग यानी स्वयं प्रकाशित ऑब्जेक्ट है। सूर्य के पास अपनी खुद की रोशनी पाई जाती है, जिस कारण इसे तारा कहा जाता है। बात करेंगे सूर्य की, तो इसको खाली कर देंगे और पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स इसमें भर देंगे, तो पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख प्लैनेट्स इसमें समा सकते हैं। इतना ज्यादा विशाल है ये सूर्य। सूर्य के भीतर निरंतर एक प्रक्रिया शुरू रहती है, जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इस रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम एटम का फॉर्मेशन करते हैं, जिस कारण सूर्य के भीतर का तापमान बढ़कर पहुंचता है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक। वहीं इसकी सतह पर जो तापमान है वह 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक नापा गया है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। बढ़ते हैं सोलर सिस्टम के सबसे पहले प्लैनेट की ओर। कौन सा प्लैनेट है? मरक्यूरी, बुध ग्रह। मरक्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और ये सूर्य से काफी नजदीक पाया जाता है। सूर्य से काफी नजदीक पाए जाने के बावजूद भी यह सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला ग्रह नहीं है। यह अपने टेम्परेचर वेरिएशन यानी तापमान में बदलाव के लिए जाना जाता है। इस पर एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं पाई जाती, जिस कारण सूर्य से आने वाली किरणें रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और दिन में इस प्लैनेट का तापमान बढ़कर पहुंचता है 430 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं रात में यह तापमान घटकर पहुंचता है -180 डिग्री सेल्सियस तक। इतना ज्यादा तापमान में बदलाव दर्शाता है मरक्यूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की ओर। वीनस, शुक्र ग्रह। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आसमान में हमें अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग में दिखाई देता है। वीनस को ब्राइटेस्ट एंड दी हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला ग्रह। इस पर काफी डेंस एटमॉस्फेयर की लेयर पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर मौजूद ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली किरणों को अपनी ओर खींच लेती है और दिन में इस प्लैनेट का तापमान बढ़कर पहुंचता है लगभग 460 डिग्री सेल्सियस तक। सभी को इस पर कुछ व्हाइटिश पैचेस नजर आ रहे होंगे। यह सल्फर डाइऑक्साइड के क्लाउड्स है, जिस कारण वीनस पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। तेजाब बरसता है इस प्लैनेट पर। तो ऐसे प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है क्या? नहीं। बढ़ते हैं सबसे खूबसूरत ग्रह की ओर। अर्थ, पृथ्वी। अर्थ को ब्लू मार्बल यानी नील ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं इसे ब्लू मार्बल? पानी कितना है? 71% यहाँ पर पानी पाया जाता है। वहीं 29% में लैंड पाई जाती है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। पृथ्वी ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। वैज्ञानिक इसके कई सारे कारण बताते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण ऐसा है कि पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में पाई जाती है। गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा जोन है जो सूर्य से ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास। सूर्य से यदि हम करीब जाते हैं तो वही पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, वही सूर्य से यदि हम दूर जाते हैं तो वही पानी क्या होगा? जम जाएगा। लेकिन पृथ्वी ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर लिक्विड फॉर्म में वो वाटर को होल्ड कर सके और इस पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, जिस कारण बायोडाइवर्सिटी डेवलप हुई है। तो पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम रोज आसमान में देखते हैं, मून, चांद। तो देखिए चांद का ये डार्कर पोर्शन और दूसरा ये ब्राइटर इतना चमकीला पोर्शन। तो बताइए कौन सा हिस्सा नजर आता है हमें चांद का आसमान में? चांद को देखा है सभी ने? ध्यान से देखा है? चांद को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उस पर कुछ दाग नजर आते हैं। मुझे बताइए ब्राइटर पोर्शन में भी दाग दिख रहे क्या?
कहाँ? अच्छा, एक ब्राइट पोर्शन में नहीं दिख रहे हैं, सेकंड ब्राइटर पोर्शन में दाग नहीं है, डार्कर पोर्शन की ओर नजर डालिए, ठीक है? हाँ, हम जमीन से चांद का केवल 60% हिस्सा ही देख पाते हैं। और ये जो डार्कर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वही हिस्सा हमें चांद का नजर आता है। अच्छा, चांद पर भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। कहते हैं नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर कदम रखे थे तो उनके फुटप्रिंट्स आज भी वहां पर पाए जाते हैं, जो ये दर्शाती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। चांद के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि न्यू मून टू हाफ मून और हाफ मून टू फुल मून। फुल मून। तो आइए देखते हैं उन्हीं कलाओं को। ऐसे डार्क, ये सच में आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की ओर। मार्स, मंगल ग्रह। मार्स को रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं इसे रेड प्लैनेट? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाल कलर का दिखाई दे रहा है। तो किसी एस्ट्रोनॉट ने जाके पेंट कर दिया क्या इसको? फिर आप में से कोई गए? देखिए, मार्स के सरफेस में जो सॉइल पाई जाती है उसमें फेरस ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। सभी ने लोहे को जंग चढ़ते हुए देखा है, उसी तरीके की जंग इसके मिट्टी में पाई जाती है, जिस कारण ये सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा लाल दिखाई देता है। पृथ्वी के बाद मार्स ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जिस पर फ्यूचर में लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके दोनों पोल्स पर पानी पाया गया है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। वही इसके भीतर में जो पानी है वो सलाइन फॉर्म में यानी कि खारा पानी पाया गया है, जिससे वैज्ञानिक ये आशंका दर्शाते हैं कि फ्यूचर में इस प्लैनेट पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। पृथ्वी की तरह मार्स के भी 2 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं। उनमें से पहला चांद है फोबोस, डीबोस, दूसरा चांद डीबोस। डीमोस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की ओर। जुपिटर, गुरु ग्रह। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। तो सभी को इसकी सतह पर कुछ हलचल नजर आ रही है? गैसियस। बच्चों कीप साइलेंस। कुछ हलचल नजर आ रही है? किस चीज की हलचल है ये? जुपिटर जो प्लैनेट है वो पूरी तरह से गैसेस से बना है, जिस कारण इसे गैस जायंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो हलचल आपको दिखाई दे रही है वो यहाँ पर मौजूद तूफानों की हलचल है। जुपिटर पर निरंतर तूफान चलते रहते हैं। देखिए, एक बॉल जैसा कुछ चलता आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है द रेड ग्रेट स्पॉट। यह जुपिटर पर मौजूद सबसे बड़ा तूफान है। यह साइज में कुछ इतना बड़ा है कि पृथ्वी जैसे लगभग 2 प्लैनेट्स इसमें समा सकते हैं। सोचिए, अगर एक तूफान इतना बड़ा है कि पृथ्वी जैसे 2 प्लैनेट समा सकते हैं, तो पूरे जुपिटर में कितने प्लैनेट समा पाएंगे? जुपिटर कुछ इतना बड़ा प्लैनेट है कि पृथ्वी जैसे लगभग 1300 प्लैनेट्स इसमें समा सकते हैं। जुपिटर के पास सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिस कारण पृथ्वी की ओर आने वाले एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर खींच लेता है और पृथ्वी का संरक्षण करता है। इसी कारण जुपिटर को पृथ्वी का बॉडी भी कहा जाता है। जुपिटर के पास लगभग 95 मून्स पाए जाते हैं। उनमें से 4 बड़े चांद की खोज सर गैलीलियो गैलीली ने की थी, जिन कारण उन्हें गैलीलियन मून्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं उन्हीं 4 बड़े चांद को। पहला चांद आयो। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना खूबसूरत ये नजर आ रहा है उतना ही जहरीला चांद है। इस पर काफी सारी पॉइजनस गैसेस पाई जाती है। दूसरा चांद यूरोपा, इसे आइस ग्लेशियर्स के नाम से जाना जाता है। तीसरा चांद गैनीमेड, ये जुपिटर का सबसे बड़ा चांद है। चौथा चांद कैलिस्टो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की ओर।
तो 65 मून्स पड़ी थी, मैं 90 बताया। सैटर्न शनि ग्रह। तो आप सभी को यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है? क्या मिसिंग है? कहाँ गई? गिरे के नीचे लगी नहीं है। देखिए प्रोजेक्टर से रिंग को प्रोजेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, जिस कारण आप रिंग नहीं देख पा रहे हो। तो इस रिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ? सैटर्न का एक चांद जब उसके एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया तो भी पूरी तरह से बर्स्ट हो गया, फट गया, और उसका जो भी डेब्रिस निकली, जो भी मलबा निकला, वो उसके अराउंड रिवॉल्व होने लगा, जो हमें रिंग के फॉर्म में नजर आता है। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं, लगभग 146 मून्स, 146 चांद, जिनके कारण सैटर्न को किंग ऑफ मून्स यानी चंद्रमाओं का राजा भी कहा जाता है। तो सैटर्न का जो सबसे बड़ा चांद है वो है टाइटन। टाइटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की ओर, यूरेनस, अरुण ग्रह। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला प्लैनेट। ये अपने एक्सिस पे कुछ ऐसे 98 डिग्रीज पे टिल्टेड है। पृथ्वी जैसे एस्ट्रॉइड्स 2 बार आकर इस प्लैनेट को टकरा गए थे, जिस कारण ये अपने एक्सिस पे झुका हुआ है और सूर्य से आने वाली किरणें इस तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती, और इस प्लैनेट का जो तापमान है वो काफी ठंडा पाया जाता है, लगभग -220 डिग्री सेल्सियस तक। इसे आइस जायंट के नाम से जाना जाता है, और ये अपने एक्सिस पे कुछ ऐसे रोटेट होते हैं जैसे कोई पहिया घूम रहा हो। बढ़ते हैं लास्ट प्लैनेट की ओर, नेपच्यून, वरुण ग्रह। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे रिचेस्ट प्लैनेट यानी सबसे ज्यादा अमीर ग्रह माना जाता है। क्यों कहते हैं इसे सबसे ज्यादा रिचेस्ट प्लैनेट? क्योंकि नेपच्यून पर डायमंड्स की बारिश होती है, हीरे बरसते हैं इस प्लैनेट पर। तो डायमंड्स आते कहाँ से हैं? नेपच्यून का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर मौजूद मीथेन गैस कंडेंस होकर डायमंड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है, जिसके कारण इस प्लैनेट पर डायमंड्स की बारिश होती है। बढ़ते हैं लास्ट ऑब्जेक्ट की ओर, प्लूटो। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट यानी बटुक ग्रह के नाम से जाना जाता है। 2006 के पहले ये भी प्लैनेट्स कैटेगरी में आया करता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार प्लैनेट्स के कुछ अपने रूल्स होते हैं, जैसे कि प्लैनेट की खुद की ऑर्बिट होनी चाहिए, उसने अपने ऑर्बिट में ही रोटेशन करना चाहिए। लेकिन इस प्लूटो ने नेपच्यून के ऑर्बिट को लगभग 22 साल के लिए क्रॉस कर दिया। साथ ही आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ब्लर इमेज है। सैटेलाइट से अभी तक इसकी क्लियर इमेज हमें नहीं मिल पाई है, जिस कारण प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। ये थी हमारी सोलर सिस्टम। बताइए सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? सबसे छोटा आइस जायंट कौन है? और डायमंड्स की बारिश किस पर होती है? रेड प्लैनेट कौन है? अच्छा, देखते हैं पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं।